अब हम देखेंगे होमोलॉग्स को। तो अगर हम सेम जनरल फार्मूला वाले कंपाउंड्स को या सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस में अरेंज करें तो जो सीरीज मिलती है उसे कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज, और जो इसके मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे के कहलाते हैं होमोलॉग्स। इफ compounds having same general formula or same functional group are arranged in increasing order of molecular masses the series is known as homologous series। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस में अरेंज किया जाता है, और जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के होमोलॉग्स कहलाते हैं। द मेंबर्स ऑफ homologous series are homologs of each other। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉग्स की बात करेंगे। तो होमोलॉग्स का जनरल फार्मूला सेम होता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनके मोलर मासेस भी डिफरेंट होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट का डिफरेंस होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो दीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट molecular masses
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, जनरल फार्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और ये रिपीटिंग यूनिट के डिफर बाय मल्टीपल ऑफ repeating unit like CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और CF2 एक्सेट्रा। मतलब हुआ कि इनमें एक पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट का डिफरेंस होता है। वो जो रिपीटिंग यूनिट होगी उसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है। तो ये तो रहा होमोलॉग्स के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। होमोलॉगस सीरीज में सबसे पहले देखते हैं एल्केन्स को। एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसके मेंबर होंगे CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। दूसरी होमोलॉगस सीरीज देखते हैं, वो है एल्कीन की। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। पहला एग्जांपल हो जाएगा C2H4, दूसरा हो जाएगा C3H6, H6, C4H8, C5H10। तीसरा एग्जांपल देखेंगे और मान लिया हम एल्किल हैलाइड की होमोलॉगस सीरीज को देखें तो उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n। एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हाइड्रोजन एटम जोड़ दें, तो यहां पर जब हम एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो हो जाएगा CnH2n+1, और जो हाइड्रोजन हमने हटाया है उसकी जगह हाइड्रोजन एटम। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे CH3Cl। मान लिया हाइड्रोजन एटम क्लोरीन है तो एग्जांपल हो जाएगा CH3Cl। दूसरा हो जाएगा C2H5Cl। तीसरा हो जाएगा C3H7Cl, C4H9Cl एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का है। इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो ये मिल जाए। इन दोनों को देखेंगे
तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस हुआ। इन दोनों को देखें तो CH2 का डिफरेंस होगा। या ये भी कह सकते हैं अगर इनके हम मोलर मासेस कैलकुलेट करें तो उसमें जब CH2 का डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि इनके मोलर मासेस 14 AMU से डिफर करेंगे। इस सीरीज को देखते हैं, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, इधर भी CH2 का डिफरेंस, और मेरे बेटे यहां पर भी CH2 का डिफरेंस। ऐसा ही डिफरेंस यहां पर भी हो। तो ये तो रहा होमोलॉगस सीरीज के बारे में। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें दिया गया है कि जो कंपाउंड्स हैं क्या वो एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं या नहीं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कंपाउंड है, इसमें यहां कार्बन और यहां कार्बन होगा। इसमें ये कार्बन एटम्स हो गए, इस वाले में ये कार्बन एटम्स हो गए। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ओवरऑल 3 कार्बन हो गए। फिर यहां पर है CH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन प्लस 2 5 हाइड्रोजन प्लस 3 8 हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 1 2 3 4 C4 CH3 मीन टू से 3 हाइड्रोजन, यहां पर है CH2 प्लस 2 हाइड्रोजन तो 5 हाइड्रोजन हुए, 7 हाइड्रोजन और प्लस 3 10 हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो CH2 यूनिट का है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 C5 हो गया। यहां CH3 है, मीन टू से 3 हाइड्रोजन एटम, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12। तो इसमें 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5H12। इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये और ये भी होमोलॉग होगा, ये और ये होगा, ये और ये होगा। अगर ऐसा भी दिया जाता तो भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें जैसे ये कंपाउंड है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C3H8 और इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 C6H14। दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो CH2 फुल थ्रेस है, या इसी को लिखें तो C3H6 का है। तो ये भी आपस में होमोलॉग्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC आर होमोलॉग्स। इन दोनों में देखते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो 3 कार्बन एटम्स हो गए, C3 यहां पर 3 हाइड्रोजन
यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, तो 3 + 2 + 2 H हो जाएगा 7 और Cl। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो यहां पर है CH3, यहां पर है CH, यहां पर है CH3 और यहां पर है CH2, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9 Cl। इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, और जिसका मोलर मास कम होता है उसे कहते हैं लोअर मेंबर, और जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसे कहते हैं हायर मेंबर। तो इस वाले में ए बी सी आर होमोलॉग्स, इसमें भी ए बी आर होमोलॉग्स। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है कि NH3 के, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो वो होता है प्राइमरी अमीन। NH3 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें एल्किल ग्रुप से तो मिलता है प्राइमरी अमीन। फिर इससे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो मिलता है सेकेंडरी अमीन। ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी को लिखने का तरीका होता है 1 पर नॉट लगा देते हैं। ये सेकेंडरी अमीन हो गया, और फिर इससे एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस कर दें एल्किल ग्रुप से तो हमें मिलता है टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी का मतलब है कि नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच होगा, और टर्सरी का मतलब है कि नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। इसे डिग्री भी बोला जाता है। तो ये फर्स्ट डिग्री का हो गया, ये सेकेंड डिग्री का हो गया, और ये थर्ड डिग्री अमीन हो गया। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं उन्हें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स आर डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप्स होने के कारण ये होमोलॉग्स नहीं होंगे। नो होमोलॉग्स। इन दोनों में देखें तो ये फिनॉल होता है और ये अल्कोहल है। दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये भी होमोलॉग्स नहीं होंगे। आर नॉट होमोलॉग्स। Because phenol and alcohol are considered as different functional group. Phenol and alcohol are different group. तो ये तो रहा होमोलॉग्स के बारे में। अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को
मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या इसी को कहते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी डिफाइंड एज हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स which determines total number of rings and double bonds in a compound. किसी भी कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोजन डिफिशियंसी का वो इंडेक्स है जो उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड डबल बॉन्ड्स को डिसाइड करता है। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड डबल बॉन्ड्स और रिंग्स दोनों मिलाकर कितनी है इसके बारे में जानकारी मिलती है। डिग्री ऑफ डिफिशियंसी को डिटरमिन करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है डेल्टा NH अपॉन 2। कोई भी कंपाउंड है उसका जो रेस्पेक्टिव एल्केन होगा तो कंपाउंड और उसके रेस्पेक्टिव एल्केन में जितने हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है उसी का आधा कहलाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। du इज इक्वल टू डेल्टा NH अपॉन 2, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कंपाउंड विथ इट्स रेस्पेक्टिव एल्केन, difference of hydrogen atoms in compound with its corresponding एल्केन। हमें जिस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है उसका रेस्पेक्टिव एल्केन देखेंगे और दोनों में हाइड्रोजन एटम्स का जितना डिफरेंस होगा वो डेल्टा NH के इक्वल होगा और डेल्टा NH का हाफ जो होगा वो होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने के लिए हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ओपन चैन कंपाउंड के लिए
और दूसरा रहेगा साइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे केस फर्स्ट को। ओपन चेन कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसको हम दो कंडीशंस में देखेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि जो कंपाउंड है वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो, मीन टू से हाइड्रोकार्बन हो। तो फॉर हाइड्रोकार्बन, और अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एल्केन से। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कंपाउंड और एल्केन के बीच में अगर हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस डेल्टा NH हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी डेल्टा NH/2। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एल्केन ही है, और चूंकि ये एल्केन है इसलिए du इज इक्वल टू हो जाएगा 0/2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल्केन से ही हम कंपेयर करेंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। तो ये एल्केन ही है इसलिए हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस 0 होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे जब हम एल्केन बनाएंगे तो उसके लिए ये पाई बॉन्ड टूटना चाहिए और हाइड्रोजन एटम्स जुड़ने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। जो एल्केन बनेगा वो मेरे बेटे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके लिए जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो देखेंगे कि एल्केन और कंपाउंड के बीच हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2/2 मीन टू से 1। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं और थर्ड एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जब हम एल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये दोनों पाई बॉन्ड टूटने चाहिए। तो इन दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन की नीड होगी, और जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मीन टू से डेल्टा NH 4 है, इसलिए du इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2 एंड इट विल बी 4/2 विच इज इक्वल टू 2। इस तरीके से एक चीज और देखने को मिल रही है और वो ये है
कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 1, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल में लेंगे इस कंपाउंड को। तो इसमें 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए du इज इक्वल टू हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और उसमें जो कंपाउंड है वो हमने मान लिया ये है। तो इसमें अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 2, और डबल बॉन्ड के कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1। सो ओवरऑल du हमें मिल जाएगा 3। अभी हमने जो कंसीडर किया था वो था फॉर हाइड्रोकार्बन, मतलब कंपाउंड में केवल कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब हम सेकेंड केस को देखेंगे फॉर कंपाउंड हैविंग हेट्रोएटम। हेट्रोएटम का मतलब होता है अदर देन कार्बन। कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो तो उस एटम को कहते हैं हेट्रोएटम, और जो कंपाउंड होगा उसे कहा जाएगा कंपाउंड विथ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम कई तरीके के हो सकते हैं। पहला तो मोनोवैलेंट हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोनोवैलेंट का मतलब होता है ऐसा आइटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें अगर मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है। फिर हम उस मोनोवैलेंट की प्रेजेंस को रिमूव करके हाइड्रोजन एटम्स में क्या चेंज होगा उसे देखेंगे, और वो चेंज क्यों किया है उसका कॉज भी देखेंगे। तो मान लिया कि मोनोवैलेंट एटम है, अगर हाइड्रोकार्बन है C2H6 और इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही मोनोवैलेंट एटम आकर के अटैच हो सकता है। मान लिया कि मोनोवैलेंट एटम X है, तो जब वो अटैच होगा तो 1 हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी आ जाएगी। ये तो रहा एल्केन,
और ये रहा ऐसा कंपाउंड जिसमें हेट्रोएटम X प्रेजेंट है। अब अगर मोनोवैलेंट हेट्रोएटम होगा तो हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे और उसकी जगह पर हाइड्रोजन एटम को रख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो कंपाउंड है जिसमें मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है उसे हटा देंगे और उसकी जगह पर हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देंगे। तो इग्नोर द एटम एंड ऐड वन हाइड्रोजन। और इसका कॉज क्या है, इट डिस्प्लेसेस वन H। अगर मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, इसका मतलब ये होगा कि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और चूंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है इसलिए हम वन हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे, उसे इग्नोर करके और वन हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे। अगर डाईवैलेंट होता है, अगर हेट्रोएटम डाईवैलेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो मान लिया कि C2H6 एल्केन है, और जब इसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड होगा तो जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा C2H5O। हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है इसलिए उसमें एक हाइड्रोजन और अटैच होगा। अब जब हम इसमें TU निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर द एटम, और हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इग्नोर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो एल्केन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इट डिस्प्लेसेस वन हाइड्रोजन and also add वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और एक हाइड्रोजन को अटैच करता है, इसलिए केवल हम डाईवैलेंट एटम को ही इग्नोर कर देंगे और हमें ऑटोमेटिकली एल्केन मिल जाएगा। इस वाले में हमने हैलोजन एटम को इग्नोर किया था और हाइड्रोजन को ऐड किया, इसमें केवल इग्नोर करेंगे। और जो थर्ड है वो है ट्राईवैलेंट हेट्रोएटम होने पर, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो क्योंकि ये ट्राईवैलेंट है इसलिए एल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा, और मान लिया कि नाइट्रोजन आकर के ऐड हो रहा है। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है इसलिए इसके साथ दो हाइड्रोजन और होंगे। अब इसको हम अगर एल्केन में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें नाइट्रोजन भी हटाना होगा और एक हाइड्रोजन भी हटाना होगा, तब ये एल्केन के इक्वल होगा। और जब हम नाइट्रोजन को हटा देंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो इसका मतलब हुआ इग्नोर द एटम विथ हाइड्रोजन। एटम को भी इग्नोर करेंगे और एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर करेंगे, बिकॉज इट डिस्प्लेसेस one hydrogen and adds two hydrogen। एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और दो हाइड्रोजन को ऐड करता है, इसलिए इस एटम को भी इग्नोर करेंगे और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन को इग्नोर करेंगे। तो जब मोनोवैलेंट होता है तो उसे इग्नोर करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। डाइवैलेंट होगा तो केवल एटम को इग्नोर करेंगे, और जब ट्राइवैलेंट एटम जुड़ा होगा तो उसमें हम एटम को इग्नोर करेंगे और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मेरे बेटे, जो पहला एग्जांपल है वो है C4H7Cl। इसमें Cl मोनोवैलेंट एटम है और मैंने बताया था कि मोनोवैलेंट एटम को इग्नोर कर देते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो Cl को इग्नोर करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस तरीके से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा C4H8, और C4H8 को करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। C4 एल्केन के लिए मैंने बताया था CnH2n+2 होता है। तो C4H हो जाएगा 2 × 4 + 2 मीन टू से 10, और C4H8 और इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस देखें तो वो 2 है। सो द वैल्यू ऑफ du विल बी इक्वल टू डेल्टा NH/2, इट विल बी इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जांपल में है C2F2Cl2। F भी मोनोवैलेंट है और Cl भी मोनोवैलेंट है। जब हम इन्हें रिमूव करेंगे, 2F रिमूव करेंगे, 2Cl रिमूव करेंगे, ओवरऑल हमको 4H ऐड करने पड़ेंगे, 2 विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा C2H4, और अगर इसे करस्पॉन्डिंग एल्केन में बदलेंगे तो जो रेस्पेक्टिव एल्केन होगा वो हो जाएगा C2H6। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है 2, सो द वैल्यू ऑफ du will be equal to 2/2 which is equal to 1। और जो थर्ड एग्जांपल है उसमें Cl मोनोवैलेंट है, 2Cl रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा C4H4, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्केन होगा वो हो जाएगा मेरे बेटे
C4H10 according to this जनरल फार्मूला। दोनों में अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस देखें तो वो है 6। सो द वैल्यू ऑफ du will be equal to delta NH upon 2 and the value of delta NH is 6, so it will be equal to 3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें डाईवैलेंट हेटेरो एटम है, और मैंने बताया था कि जब डाईवैलेंट हेटेरो एटम होता है तो केवल उसी को इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम्स की नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो जब हम ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे तो हमें मिलेगा H2C2 और इसका रेस्पेक्टिव एल्केन देखेंगे तो वो हो जाएगा C2 और एल्केन के जनरल फार्मूला से हमें मिल जाएगा H6। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखें तो वो हो जाएगा 4। इसलिए du इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2 and it will be equal to 4 upon 2 which is equal to 2। सेकेंड केस में जो हम ऑक्सीजन एटम्स को इग्नोर करेंगे तो हमें मिलेगा C और इसका रेस्पेक्टिव एल्केन होगा CH4। उसके लिए हमें 4H ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन एटम्स का जो डिफरेंस है वो 4H के इक्वल है। इसलिए du हो जाएगा 4 अपॉन 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। और इस केस में जब हम ऑक्सीजन को इग्नोर करेंगे तो हमें मिल जाएगा C2H4। इसका रेस्पेक्टिव एल्केन देखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसलिए du इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। अब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें ट्राईवैलेंट हेटेरो एटम होगा। अब जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें ट्राईवैलेंट हेटेरो एटम है, और मैंने बताया था जब ट्राईवैलेंट हेटेरो एटम होता है तो उस हेटेरो एटम को इग्नोर करते हैं, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमको मिलेगा फर्स्ट केस में नाइट्रोजन को इग्नोर किया, हाइड्रोजन को इग्नोर किया, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो हो जाएगा C2H2। और जब कार्बन एटम्स की नंबर 2 है तो इसका रेस्पेक्टिव एल्केन होगा C2H6। दोनों के बीच में 4 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, तो du इक्वल टू होता है डेल्टा NH अपॉन 2, सो इट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। सेकेंड केस में हम 2 नाइट्रोजन एटम्स को इग्नोर करेंगे और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स को भी इग्नोर करेंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें -2 कर देंगे, मीन टू से C2H -2 होगा और इसका रेस्पेक्टिव एल्केन होगा C2H6। दोनों के बीच में अगर हम हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा 6 और यहां पर -2 है, तो पहले तो 0 करने के लिए 2 यहां पर ऐड करने पड़ेंगे
और फिर 6 और ऐड करने पड़ेंगे, तो दोनों के बीच में 8 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, इसलिए du इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 4। अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन को इग्नोर करेंगे और उसी के साथ साथ एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर करेंगे, तो जो फार्मूला बचा वो हो जाएगा C2H6 और ये एल्केन है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 0। तो ये तो रहा हेटेरो एटम्स की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करना। अब हम केस सेकंड पर आते हैं, जिसमें हम साइक्लिक कंपाउंड्स की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड या रिंग स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अगर कोई रिंग है और उसे ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो 2 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे, और इस तरीके से हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो इस केस में मिल जाएगा प्रोपेन और इस केस में मिल जाएगा हेक्सेन। ये करस्पॉन्डिंग एल्केन है और ये रिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब अगर हम इसके लिए डी देखेंगे तो डेल्टा NH/2 होता है, 2/2 mean to say 1 and in this case it will also be 1। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि अगर कहीं पर रिंग स्ट्रक्चर होती है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी। अभी तक हमने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी du 1 होती है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी du 2 होती है। डबल बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी, ट्रिपल बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगी, और अगर रिंग होगी तो फॉर ईच रिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 1। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लोप्रोपेन को, फिर देखेंगे साइक्लोब्यूटेन को, और फिर देखेंगे साइक्लोब्यूटीन। तो इस केस में 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर है या ये कहें 1 रिंग है, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ड्यू टू रिंग। इस केस में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी ड्यू टू रिंग। इस केस में देखा जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 तो रिंग स्ट्रक्चर के कारण होगी और 1 होगी ड्यू टू डबल बॉन्ड। तो दिस इज ड्यू टू डबल बॉन्ड and this one is due to ring। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल में मान लिया कि जो कंपाउंड है वो इस तरीके से है, अब इस कंपाउंड के लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, तो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये, टोटल 4 रिंग्स हैं
इसलिए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 4। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो एग्जांपल है उसमें पहला है बेंजीन। इसके लिए जब हम DU कैलकुलेट करेंगे तो 1 तो हो जाएगी ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर और +3 ड्यू टू डबल बॉन्ड्स, सो इट विल बी इक्वल टू 4। इस केस में देखेंगे तो DU इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बिकॉज देयर आर 2 रिंग्स, पहली रिंग ये, दूसरी रिंग ये, तो दो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी रिंग के कारण और बाद बाकी होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो 1 2 3 4 5, so the degree of unsaturation for naphthalene will be 7। pyridine के केस में देखेंगे तो इसमें एक तो रिंग है और 3 डबल बॉन्ड्स है। ओवरऑल डिग्री हो गई 4। इस केस में देखेंगे तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU हो जाएगा 2, एक रिंग है इसके लिए DU हो जाएगा 1 और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इन तीनों डबल बॉन्ड्स की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 3। सो ओवरऑल DU होगी 2 ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CN, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CN +1 ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर +3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। इस तरीके से फिनाइल साइनाइड है, जो कंपाउंड है इसे कहते हैं फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्यूबेन, और क्यूबेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स को कैलकुलेट करना कठिन है, इसलिए हम ये देखेंगे कि जो कॉर्नर है अगर वहां पर कार्बन होगा तो उसकी केवल 3 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है उस पर हाइड्रोजन भी होगा। और इस तरीके से प्रत्येक कॉर्नर पर CH ही होगा। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H8 और इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला C8H18 और यहां पर 10 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, इसलिए DU इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 5। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे और ये है प्रिज्मेन। प्रिज्मेन में भी नंबर ऑफ रिंग्स को डायरेक्ट कैलकुलेट करना कठिन है, इसलिए इसमें भी यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा और यहां पर CH होगा। टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा C6H6 और इसको जब हम करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करेंगे
तो जनरल फार्मूला हो जाएगा C6। जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा C6H14। दोनों के बीच में 8 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, इसलिए du इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 मीन टू से 4। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इतने सारी जो हमने स्टडी की है उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फार्मूला देखेंगे। मेरे बेटे अब हम देखेंगे फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो कंपाउंड है उसमें जितनी हाइड्रोजन एटम्स की नंबर है और उसके रेस्पेक्टिव एल्केन में जितनी हाइड्रोजन एटम्स की नंबर है, दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। तो du इज इक्वल टू डेल्टा NH अपॉन 2, वेयर डेल्टा NH इज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कंपाउंड विथ इट्स करस्पॉन्डिंग एल्केन। और जो करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा उसका जनरल फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+2 होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कंपाउंड। जो हाइड्रोजन एटम्स की एल्केन में नंबर है वो हो जाएगी 2Nc+2, वेयर Nc इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स की नंबर n है जिसे हमने Nc से रिप्रेजेंट किया तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2Nc+2, 2Nc+2 माइनस NH जो कंपाउंड दिया गया है उसमें जितने हाइड्रोजन हैं वो लिखेंगे, प्लस NM होगा, मतलब जितने मोनोवैलेंट एटम्स होंगे वो लिखेंगे, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इसलिए जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स होंगे उतने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इसका मतलब हुआ कि हमें उतनी हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो NH जितना उस कंपाउंड में है प्लस NM, अगर मोनोवैलेंट एटम है तो जितनी मोनोवैलेंट की नंबर होगी, एटम्स की नंबर होगी, उतने हाइड्रोजन उसमें होंगे। डाईवैलेंट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, एक हाइड्रोजन को ऐड करता है, इसलिए डाईवैलेंट के केस में ना तो हाइड्रोजन का लॉस होता है और ना ही हाइड्रोजन गेन होती है। तो डाईवैलेंट को सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं। और अगर ट्राईवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो वो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और 2 हाइड्रोजन ऐड करता है, इसलिए एक हाइड्रोजन हटेगी, 2 हाइड्रोजन आएंगी। ओवरऑल जो कंपाउंड हम लेंगे उसमें हाइड्रोजन एक्सेस में होगी, क्योंकि वो 2 ऐड कर रहा है और रिप्लेस केवल एक ही कर रहा है। तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगी, तो जितने एटम्स होंगे ट्राईवैलेंट उतनी ही हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगी, तो उसे भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिल गया डेल्टा NH इज इक्वल टू 2Nc+2 माइनस NH प्लस NM माइनस NT। NH भी मोनोवैलेंट एटम है, लेकिन यहां पर हमने जो लिखा है हाइड्रोजन को अलग कंसीडर किया है, और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है तो उसे NM से रिप्रेजेंट करेंगे। ये FCl Br I में से कुछ हो सकता है। ट्राईवैलेंट का मैंने बताया था नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो ओवरऑल जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा Nc+1, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमें मिल जाएगा Nc+1 प्लस
NH प्लस NM माइनस NT अपॉन 2। अब हम इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमें जो फार्मूला मिला है वो हो गया du इज इक्वल टू NC प्लस 1 माइनस NH प्लस NM माइनस NT अपॉन 2। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो पहला एग्जाम्पल है वो है C4H8। इसके लिए जब हम du कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 8 मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो इसलिए 8 प्लस 0 और ट्राईवैलेंट एटम भी नहीं है तो इट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 1। इस केस में देखेंगे तो du इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1, 4 प्लस 1 मीन टू से 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 8 मोनोवैलेंट एटम्स है 2 ट्राईवैलेंट एटम नहीं है अपॉन 2 सो इट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 0। इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें है C2Cl2F2। Cl भी मोनोवैलेंट, F भी मोनोवैलेंट, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो NH इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस NM मीन टू से नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स एंड हियर इट इज 4 प्लस 4 और ट्राईवैलेंट एटम नहीं है माइनस 0 अपॉन 2 सो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। इस केस में देखेंगे तो du इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 0 है प्लस मोनोवैलेंट एटम्स भी नहीं है तो NM इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और ट्राईवैलेंट एटम है 2 तो माइनस हो जाएगा 2 अपॉन 2 इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। और मैंने बताया था C2N2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से होगा, इसे साइनोजिन गैस कहते हैं। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम हमें अपने आप ही लर्न हो जाएंगे और उनके स्ट्रक्चर्स भी धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2, इसके कारण भी 2 तो 4 हो जाएगा। इस केस में हम जब du निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2, मोनोवैलेंट है नहीं तो प्लस 0, डाईवैलेंट को कंसीडर नहीं किया जाता और ट्राईवैलेंट भी है 0 अपॉन 2 सो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2।
इसी तरीके से जब हम इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स इज 3, डाईवैलेंट को कंसीडर नहीं किया जाता और ट्राईवैलेंट इसमें है नहीं, इसलिए इट विल बी इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस देखा। इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला। अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एप्लीकेशन देखेंगे और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो DU से हमें ये पता लगता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है तो हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है DU इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। अगर DU 1 है तो इसका मतलब है कि इसमें केवल एक डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिंग डबल बॉन्ड ना हो, केवल एक रिंग हो, क्योंकि डबल बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है और रिंग की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 होता है। ट्रिपल बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होती है। तो अगर 1 है तो या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर रिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि 2 डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी 0, रिंग भी 0। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड 0 हो, ट्रिपल बॉन्ड भी 0 हो और रिंग्स 2 हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है 1 डबल बॉन्ड हो, 1 रिंग हो और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड भी ना हो और रिंग भी ना हो, केवल ट्रिपल बॉन्ड ही हो। क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगी, तो उस सिचुएशन में डबल बॉन्ड भी नहीं होगा और रिंग भी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए देखा जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जनरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 से ज्यादा होती है।
क्योंकि बेंजीन को ही ले लें तो बेंजीन में एक तो रिंग स्ट्रक्चर होती है और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए जनरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल होती है, इक्वल और ग्रेटर देन 4। अब हम स्ट्रक्चर पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है विच स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। C4H6 के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकाल लें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसके लिए जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाएगा C4H10। So here degree of unsaturation will be 4/2, mean to say 2। और जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगी तो या तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, उसके लिए 2 होती है क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, या अगर डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड होनी चाहिए क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो 2 पाई बॉन्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डबल बॉन्ड होंगे तो उनकी नंबर 2 होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। तो हमें ये तीनों कंडीशंस चेक करनी है। पहले वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 ही है और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। दूसरी वाली स्ट्रक्चर में केवल एक साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसलिए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी। तो यहां पर 2 निकल रही है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। अब सी को देखते हैं। सी में एक तो रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा डबल बॉन्ड है। 1 इसके कारण तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2। तो ये फार्मूला भी पॉसिबल है। और लास्ट वाले में 2 रिंग्स हैं, इसलिए वो भी पॉसिबल है, केवल यही पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स को काउंट करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब भी निकालेंगे इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हो तो उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले लिखते हैं। यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा, यहां पर CH होगा और यहां पर CH होगा, क्योंकि ये सभी वो कार्बन एटम्स हैं जिनकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो यहां पर CH होगा, इसलिए CH हो जाएगा 4 CH स्ट्रक्चर में होंगे। और जो ये कार्बन है यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH2 होगा, क्योंकि इस कार्बन की केवल 2 वैलेंसी ही सेटिस्फाइड है, बाद बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे मेरे बेटे, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 CH
H2 ओवरऑल जो फार्मूला बनकर के तैयार होगा वो हो जाएगा C4 और +6 C10 हो जाएगा, H हो जाएगा 12 + 4 16 और होना चाहिए C10। अगर हम एल्केन लेंगे उसका फार्मूला होगा C10 H22। अब अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालें तो du हो जाएगा 6/2 and it will be 3. So this structure has no any double bond, hence 3 rings. तो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में हमने सीखा। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।